Okay, the chapter which we are dealing with is now light reflection and refraction, basically chapter number I think so 13 in 12th in your NCERT textbook. Now light reflection and refraction. Light, when you talk about light, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सन आ रहा होगा तो वेरी गुड, बल्ब आ रहा होगा देन ऑल्सो ओके, बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा. एट प्रेजेंट we are able to visualize this class. You are able to see me standing over here with the help of a camera only because of the light. Okay, now हमको अर्लियर क्लासेस से कुछ डिटेल्ड हमारे पास एक आइडिया है, प्रायर आइडिया है कि लाइट क्या करता है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट? लाइट बेसिकली गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन. सेंसेशन ऑफ विजन मतलब मेरे पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, इस मशीन के अंदर एक जो पार्ट फिट है, ये आई नामक जिसको हम बोलते हैं, वो कोई काम का नहीं होगा अगर मेरे पास लाइट नहीं है. अभी लाइट को स्विच ऑफ कर दूं, ये दोनों का कोई काम नहीं है. फिर मेरे कान, नाक, ये सब चलना शुरू करेंगे, स्किन फील करना शुरू करेगा. So our sensory organ eye completely depends on light. If it is not there, you won't be able to see nothing. तो light gives us a sensation of vision, हमको ये पता है. ठीक है, अब ये एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है हमको ये पता है, कहां से आता है. ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ें कि भाई द ऑब्जेक्ट्स विच आर capable of producing their own light are called as luminous object. LUMINOUS, luminous objects. जैसे हम बोलते हैं, छोटे क्लास में पढ़ते थे, sun is capable of producing its own light, candle is capable of producing its own light, ट्यूब लाइट, बल्ब, these all are what? These are luminous objects. ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस करता उसको हम नॉन लगा के ल्यूमिनस बोल देते हैं. ठीक है, वो हो जाता है क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और सबसे बेस्ट एग्जांपल हम जो देखते हैं वो मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, वो होता है मून, जो हमको लाइट रात में दे रहा होता है क्योंकि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको बेसिकली लाइट क्या है इस बारे में ज्यादा डिटेल में ना जाकर के लाइट कौन से फिनोमिनन शो करता है इसके बारे में पढ़ना है. और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फिनोमिनन हम डिस्कस करेंगे वो ये दो फिनोमिनन हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि लाइट के बारे में कुछ डिटेल इंट्रोडक्शन पहले हमारे पास थे. फिर भी एक बार रिवीजन के लिए अगर हम देखते हैं कि लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में जब आप 12th क्लास में जाकर के पढ़ोगे वहां पर आपको एक बार बताया जाएगा. इस टाइम पर जो हम बता रहे हैं वो अलग है. उस टाइम पर आपको बताया जाएगा कि लाइट के बारे में एक मत मतलब सभी लोग मान करके, जैसे हम बोल दिए ना कि भाई ये प्लास्टिक है तो सभी लोग इसको प्लास्टिक ही बोलेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा साइंटिस्ट बोलेगा दिस इज नॉट ए प्लास्टिक. ठीक है ना, दिस इज. तो लाइट के बारे में एक मत अभी तक नहीं बन पाया है बिकॉज देयर आर सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस बिकॉज ऑफ सम फिनोमिनन्स व्हिच ए लाइट शोज. ठीक है, तो ऐसे करके कुछ फिनोमिनन्स होते हैं. तो ये 1-2 फिनोमिनन आपको यहाँ पर बता दिए. ठीक है, ये कौन से हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. इन दोनों फिनोमिनन्स को जब हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तब हम लाइट को क्या मान के चलते हैं? हम लाइट को उस टाइम पर मान के चलते हैं एक रे. क्या मान के चलते हैं? रे. रे क्या होता है? रे का एक ओरिजिन होता है, सोर्स होता है जहां से वो शुरू होता है और उसका कोई एंड पार्ट नहीं होता. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए रे. ये ज्योमेट्री का एक टॉपिक है. व्हाट इज ए रे? इट हैज ए सोर्स, इट हैज ए ओरिजिन, SOURCE, सोर्स, ओरिजिन ये होता है, और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए रे. तो इस चैप्टर में हम जहां पर भी लाइट को रिफर करेंगे तब हम लाइट को क्या मानेंगे? रे, RAY, रे. ठीक है, इसीलिए ये दोनों टॉपिक्स को हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स. क्या बोलते हैं उसको? इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स. मतलब ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ लाइट. जब हम ऐसे फिनोमिनन्स को डील करते हैं, व्हेन वी स्टडी द फिनोमिनन्स related to light in which we have to consider light as a ray, then that branch or that study is known as ray optics. So in 10th class basically we will be dealing only with ray optics. हम लोग totally ray optics पढ़ रहे हैं 10th class में. ठीक है, now अब contradiction क्या था इसके ऊपर एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ा सा जान लो कि contradiction कहां पर है.
ऐसे कुछ और फिनोमिनन्स भी है लाइट के, अभी आप लोग को ना मतलब इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है आपको। ऐसे कुछ और फिनोमिनन्स भी है लाइट के जो लाइट दिखाता है, पर उसमें अगर हम लाइट को माने एक रे तब वो नहीं पढ़ा जा सकता, हम उसको समझ ही नहीं सकते। ऐसा फिनोमिनन आपको बताता हूं। दूसरा होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन DIFFRACTION। फोर्थ होता है और मतलब इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये कुछ ऐसे फिनोमिनन्स हैं, इसके अलावा भी और दिखाते होंगे एक आठ। These are the major three phenomena shown by light which we cannot study if we consider light to be a ray. रे बोलेंगे तो ये तीन टॉपिक्स को पढ़ने का जो बेसिस है वहां पर हम उसको प्रूफ ही नहीं कर सकते। तो all these topics are considered under the topic when we will study wave optics. वेव ऑप्टिक्स मतलब जब हमने लाइट को रे माना था तो हमने उसको क्या नाम दिया था? रे ऑप्टिक्स। जब हम लाइट को वेव मानेंगे तब हम उसको नाम दे पाएंगे वेव ऑप्टिक्स। तो स्टडी ऑफ द लाइट, फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट व्हेन इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ वेव इज कॉल्ड एज वेव ऑप्टिक्स। और ये तीन फिनोमिना ऐसे होते हैं। इसमें से जनरली एसोसिएटेड मतलब आप देखते होंगे वो फिनोमिना, आपको बस एग्जांपल बता रहा हूं, अभी कुछ समझ नहीं आएगा भले, बट आप लोग उसको ऑब्जर्व जरूर कर सकते हो। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको दिखाई देता है, कैसा पता है? अंधेरे रूम में हो और एक तरफ से लाइट आ रही है, तब आप बीच में कुछ कुछ ऐसे बना करके खेलते हो, शेडो ऐसे बनता है ना। तो कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेना, शार्प ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी स्पून ले सकते हो या एक पेंसिल ले सकते हो, टिप ले सकते हो। तो क्या होगा, सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये ऐसा ऐसा बत्ती जल रहा है भाई, ये कैंडल है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो लाइट इधर जाएगा, ये कैंडल का बेस है, लाइट इधर जाएगा। इसके बीच में मैं एक शार्प ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ये ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट रखता हूं। तो ये जो लाइट रेज यहां से जा रही है पूरी ऐसे जाना चाहिए, और यहां पर अगर मैं एक पेपर रख देता हूं, स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन रख देता हूं, तो क्या होना चाहिए, ये जो लाइट यहां से जा रही है वो यहां पर पूरा तरह से ऐसे करके रुक जाना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर पूरा डार्क होना चाहिए और यहां पर पूरा ब्राइट होना चाहिए, ब्राइट, यही होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर में यहां पर, ठीक है। बट क्या होता है, ये जो डार्क वाला रीजन है ना, उसका ये जो थोड़ा छोटा सा पार्ट होता है ऐसे करके, एक छोटा सा पार्ट होता है, यहां पर भी हल्का हल्का लाइट होता है, ये कभी ऑब्जर्व करना। मतलब जो शैडो वाला रीजन है, शैडोड वाला रीजन, वो ना कंप्लीटली डार्क नहीं होता, थोड़ा सा ब्लर्ड होता है, मतलब थोड़ा सा शार्प ना होकर के थोड़ा सा ब्लर्ड टाइप का होता है, वहां पर भी हल्की हल्की लाइट जा रही होती है, क्योंकि शैडोज के जो एडजेस होते हैं वो शार्प नहीं दिखते हमको, पूरा एकदम कट टू कट नहीं दिखेगा। जैसे चम्मच बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि वहां पर लाइट दिख रहा है तो एकदम शार्प बाउंड्रीज है उसकी, शार्प एडजेस नहीं होते हैं, थोड़े से ब्लर्ड होते हैं, देखना, ऑब्जर्व करना नेक्स्ट टाइम। दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक एग्जांपल बताऊं, सपोज एक पोल, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट ट्यूबलाइट वगैरह लगी होती थी, आजकल तो एलईडी लग गए हैं, ट्यूबलाइट बड़ी वाली, तो ट्यूबलाइट का लेंथ होता है ना, कुछ बड़ी सी लेंथ होती है। तो वो दैट लेंथ, अगर हम वो ट्यूबलाइट को स्ट्रीट के एंड से देखते हैं उसी ट्यूबलाइट को, तो क्या आपको समझ में आता है वो ट्यूबलाइट लगी है या बल्ब लगा है? आप बहुत दूर से देख रहे हो, व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग ए सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम वेरी फार, तो आपको वो सोर्स ऑफ लाइट एक ट्यूबलाइट की तरह नहीं, एक डॉट की तरह ही दिखेगा, डॉट, ठीक है, डॉट ही दिखेगा, मतलब एक सर्कुलर सोर्स ऑफ लाइट ही दिखेगा, ऐसा होता है, यू कैन ऑब्जर्व। और अगर थोड़ा पास में भी है तो आप उसको एक रुमाल की मदद से देखो, रुमाल पकड़ लो और उसमें से देखो, तो क्या होगा, वो आपको एक गोल ही दिखाएगा, जैसा लंबा रॉड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस जो होता है ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं दिखता, हमको एक सस्टेन्ड एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, वहां पर मेरे को अच्छे से इंटरफेरेंस दिखता है, बहुत बढ़िया, मतलब क्या बोलते हैं फिनोमिनन है, और क्लियरली दिखता है वहां पर लाइट कैसे हो रहा है। पोलराइजेशन, ग्लासेस पहनते हैं, पोलराइड्स करके बोलते हैं भाई, जो लाइट कम करता है ऐसे करके, ठीक है, क्या ग्लेयर कम करता है, रिफ्लेक्शन कम करता है, ये सब, ओके, यस सर, ओके, हाँ। तो जो ग्लासेस होते हैं पोलराइड्स वाले, वो सब पोलराइजेशन के इफेक्ट के यूज करते हुए बनते हैं। मतलब क्या होता है, लाइट जो आ रही है उसका इंटेंसिटी कम करना, मतलब कुछ लाइट को एब्सॉर्ब कर लेना या उसको आने ही नहीं देना और कुछ लाइट को जाने देना,
उतनी लाइट में भी हमारा काम हो जाता है। सो दोस ग्लासेस आर मेड ऑफ पोलरॉइड्स, ठीक है, और भी बहुत काम होते हैं। तो एक एग्जांपल बताइए कि पोलराइजेशन कहां पर यूज होता है। तो ये टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ना है, हमको 1 और 2 ही पढ़ना है, आपका काम बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अगर साइंस लेते हो 10th क्लास के बाद तब हम डिटेल में बढ़िया से वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ओके ओके सो टॉकिंग अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है कि लाइट ट्रैवल किस में से करती है, कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोपोगेशन का, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे साउंड की बात करते हैं, हम लोग 9th क्लास में साउंड चैप्टर पढ़े थे। साउंड रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड भी एक वेव होता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव होता है। तो साउंड रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। मटेरियल का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में ट्रैवल करेगा वो, ठीक है, साउंड। तो अगर मटेरियल मीडियम नहीं हुआ, गैस नहीं हुआ, तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। और साउंड सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करता है? सॉलिड्स में ट्रैवल करता है। बट टॉकिंग अबाउट लाइट, लाइट का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। लाइट जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मीडियम में ही ट्रैवल कर सकता है। सॉलिड्स में ट्रैवल करेगा, ओके, बट दैट शुड बी एन ऑप्टिकल मीडियम। तो जिस भी मीडियम से लाइट ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकल मीडियम। ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल इज कॉल्ड ए ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। अब ऑप्टिकल मीडियम के एग्जांपल्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेस्ट एग्जांपल होता है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है वो होता है एयर, गैस और वैक्यूम भी। अगर लाइट वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करता, ठीक है, तो क्या सन की लाइट हमारे पास आती? क्योंकि सन और मेरे बीच में बहुत बड़ा जगह है जिसमें कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कोई नहीं है, वहां से लाइट आ ही नहीं पाता अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो बेस्ट इफेक्ट लाइट का ये है कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, ठीक है। ट्रैवल करता है मतलब मूव करता है। क्या आपको पता है लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करता है? चलो कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। साउंड जो ट्रैवल करता था ना, वी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये जो एयर में होता था, एयर में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये होता है 360 मीटर पर सेकेंड तक मैक्सिमम जाएगा, या 370 तक, ठीक है, 360 से 370। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा वी ऑफ साउंड इन सॉलिड, सबसे फास्ट उसी में ट्रैवल करता है। तो सबसे फास्ट ना, बहुत सारे सॉलिड्स में से एल्यूमिनियम होता है जिसमें सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, 2700 मीटर पर सेकेंड तक जा सकता है, 2700 मीटर पर सेकेंड तक ट्रैवल कर सकता है। पर क्या पता है लाइट एयर में या वैक्यूम में कितनी स्पीड से ट्रैवल करता है? उसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं सी से, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, VACCUM, वैक्यूम, उसको हम डिनोट करते हैं सी से। इट गोज अप टू द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट जो है एयर में या वैक्यूम में किस स्पीड से ट्रेवल कर सकता है? 3 के आगे 8 जीरो लगा लो, उतना मीटर पर सेकेंड। चलो मीटर नहीं समझ आ रहा, किलोमीटर तो पता है ना, गाड़ी वाड़ी चलाते हो, साइकिल में 5 किलोमीटर साइकिल चला के आया, ठीक है। तो क्या होता है 3 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 3 के आगे 5 जीरो लगा लो, उतना किलोमीटर वो एक बार आप पलक झपकोगे उतना देर में चला जाता है, ठीक है। ये होता है लाइट का स्पीड, ठीक है। तो ऑप्टिकल मीडियम में से ट्रैवल करता है, तो सभी में से नहीं ट्रैवल कर सकता। दीवार के आर पार जाता है कि लाइट नहीं जाता। लाइट को ट्रैवल करने के लिए ऑप्टिकल मीडियम चाहिए। तो ऑप्टिकल मीडियम सबसे पहला बेस्ट हो गया वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद आता है अब आते हैं हम लोग गैसेस पे। तो एयर में तो ट्रैवल करता ही है, गैसेस में भी ट्रैवल करता है, जो ट्रांसलूसेंट गैसेस होते हैं उसमें भी ट्रैवल करता है। फिर गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ए लिक्विड इन विच लाइट ट्रैवल्स। वाटर, वाटर वाटर में से ट्रैवल करता है भाई, बहुत अच्छे से ट्रैवल करता है, हमको ये पता है। उसके बाद सॉलिड्स में आते हैं, सॉलिड में ग्लास, डायमंड सबसे बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स वेयर लाइट ट्रैवल्स एंड विद द अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड, ठीक है। सो दीज आर द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल, ठीक है। देखो लाइट ना एक कंपैरिजन अगर मैं बताऊं कि अगर साउंड भी वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा होता तो क्या होता, मैं साउंड के बारे में बता रहा हूं, लाइट है, कंपैरिजन।
साउंड भी अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा होता और अगर अर्थ पे लाइफ बनती तो हम सब बहरे पैदा होते। क्यों पता है? सन में हर टाइम एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है और एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं वहां पर, और इतने एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं कि अगर उसका साउंड यहां तक 10% भी पहुंचता ना तो हमारे किसी के कान कुछ काम के नहीं होते, क्योंकि वो 10% साउंड भी 1000 न्यूक्लियर एटम्स को एटम बम्स को एक साथ फूटने के बराबर का साउंड आता है। ठीक है, तो वो साउंड हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि बीच में क्या है? वैक्यूम है, और वैक्यूम में क्या नहीं ट्रेवल कर सकता? साउंड। बट लाइट तो आ रहा है, और लाइट का भी ना एक बहुत छोटा पार्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10th क्लास में आपको याद रखना है, लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ये याद रखना है, ये नोट पॉइंट्स में लिख सकते हो, आप लोग लिखते जाओ अपने नोट्स में ना। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट करने के लिए लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ विल कम टू द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिनन शोन बाय लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में हमको जूनियर क्लासेस में 8th 7th में भी बताया गया है कि व्हाट हैपेंस इफ देयर इज ए मिरर। एक मिरर है मेरे पास, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट आती है, ये बाउंस होकर के वापस सेम मीडियम में चले जाती है, इतना हमको बता दिया गया है। इसमें ये क्या है? मिरर है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिरर है, तो आपको मानना पड़ेगा, और कुछ कर सकते हो, ये तो मिरर है कि नहीं? क्या इसके ऊपर एक मिरर लिख दिया, मिरर है, अब इसके ऊपर रे ऑफ लाइट आई तो ये बाउंस होकर वापस सेम मीडियम में चले जाएगी, मतलब वापस उसी डायरेक्शन में उल्टा चले जाएगा। दिस इज practically, or we can say this is what we know about reflection of light। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, इट इज हैपनिंग ड्यू टू, अच्छा रिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा होता तो हम आप में एक दूसरे को नहीं देख पाते, समझ में आ रहा है? मिरर में हम अपना शक्ल नहीं देख पाते, तुम मेरे को यहां नहीं देख पाते। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होती तो क्या होता है? लाइट मेरे ऊपर आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास जा रही है, ठीक है, तब आप मेरे को देख पा रहे हो। कहां पर जा रही है? पहले वेबकैम में जा रही है, वेबकैम के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होकर के आपके पास आ रही है, तब आप मेरे को देख पा रहे हो। ठीक है, और वो लाइट मेरे शक्ल से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिरर कर रहा है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये मिरर है, यहाँ पर लाइट आई चली गई। मिरर एक बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसीलिए हम मिरर का एग्जांपल बार बार लेते हैं। ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग, मोस्ट रिफ्लेक्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रिफ्लेक्शन जो हो रहा है एक फिनोमिनन है, फिनोमिनन, PHEN, फिनो, MENON, फिनोमिनन। फिनोमिनन वर्ड उस चीजों को रिलेट करता है जो फिजिकल हैपनिंग्स हमारे आजू बाजू हो रही हैं, और उसका रीजन हमको पता है या नहीं भी पता है, वो भी हो सकता है, बट हैपनिंग्स हो रही हैं और ये होता है, ये सबको पता है। दोज हैपनिंग्स हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग आर कॉल्ड फिनोमिनन्स, और फिजिकल है तो फिजिकल फिनोमिनन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन्स है, उसमें से एक फिनोमिनन है ये रिफ्लेक्शन, जो लाइट दिखाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं। तो फिनोमिनन जो होगा that happens which has been answered will happen according to certain rules। कुछ रूल्स के हिसाब से होगा, उसको गवर्न करने वाले कुछ लॉज होंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को गवर्न करने वाले भी दो लॉज होते हैं, और रिफ्रैक्शन को गवर्न करने वाले भी दो लॉज होते हैं। ठीक है, तो अंडर रिफ्लेक्शन we have to study laws of reflection। अब हमको क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। ठीक है, नाउ बिफोर वी गो ऑन टू स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं बार बार मिरर ऐसे नहीं बनाऊंगा, मेरे को ऐसे बनाना नहीं जमता, अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं अब मिरर को बनाने के लिए एक ठो डिजाइन बता दूंगा, और उससे आपको सब चीज समझ आ जाएगा, और चैप्टर भर में जहां पर भी मैं ये बनाऊंगा, मतलब आपको मिरर है ये समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, मिरर कैसे बनता है पहले ये समझो, तब आपको ये डायग्राम भी समझ आ जाएगा। एक ग्लास का शीट लेते हैं, सिंपल एक ग्लास का ऐसा एक तो कैसे
ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है, ट्रांसपेरेंट है, ऐसे इमेजिन करो, मैं बोल रहा हूँ तो करना पड़ेगा, इसे बताया था, ठीक है। तो ये ग्लास का ट्रांसपेरेंट शीट है, इसमें आर पार मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब इसके एक साइड को मैं एक चांदी के जैसा कोई भी मटेरियल, चांदी मतलब सिल्वर भी यूज कर सकते हैं बट वो बहुत महंगा लगेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, चांदी जैसा कोई मटेरियल लेते हैं और इसके पीछे तरफ में एक लेयर बना देते हैं, चिपका देते हैं उसको धीरे धीरे, कुछ भी करके, हमको नहीं पता क्या करते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, चिपका गोंद से तो नहीं है, गिर जाएगा, गिर जाएगा, उसको एक पतला सा लेयर डिपॉजिट, जैसे वो चांदी का वर्क चढ़ाते हैं मिठाई के ऊपर, ऐसा ही काम कुछ वहां पर भी करते हैं, ये समझ जाओ, ठीक है, एक तरफ चिपकाते हैं। अब ये क्या होगा, हल्का सा लगेगा, कोई घिस देगा तो निकल जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, उसको बचाए रखने के लिए पीछे से एक रबर की कोटिंग लगा देते हैं, रबर पेंट लगा देते हैं पूरा उसके ऊपर, ठीक है। तो वही चीज अगर मिरर आपने कभी टूटा हुआ देखा होगा या कहीं निकले के देखा, तो उसके पीछे तरफ ना कलर दिखता है, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। वो कलर है जो कि रबर पेंट का कलर उन्होंने यूज किया था, ठीक है। वो क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स दी सिल्वर कोटिंग और द मेटल कोटिंग और द रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कोटिंग बिहाइंड द मिरर। अब जैसे ये कोटिंग बन गया तब वो मिरर बन गया। अब वो क्या करता है, उस पर पड़ने वाली हर लाइट को उस ग्लास में घुस के वापस भेज देता है पीछे, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्लास को ऐसे शो करता हूं, ठीक है, ग्लास को साइड व्यू में ऐसे शो करता हूं, देखो कैसे, ये ग्लास था, इसको मैं ऐसे करके रख दूंगा, ठीक है, तो वो ऐसे ही दिखेगा ना, ऐसे ऐसे दिखेगा। तो ऐसे करके मैं शो करूंगा, और जहां पर मैंने वो कोटिंग की है ना, उसको मैं ऐसे ऐसे लाइन से शो करूंगा, जिसको हम बोलते हैं हैचिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हैचिंग, या दिस डिनोट्स this we can say this type of diagram or this type of notation over here shows the polished surface, polished, polished surface। जैसे ही एक साइड उस कांच का पॉलिश्ड सरफेस बन जाता है, तो दूसरा वाला साइड बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब भी हम सुबह में मॉर्निंग क्लास अटेंड करने के पहले अपना शकल आईने में देख करके आते हैं, तो हम यहाँ खड़े होते हैं ऐसे करके, कुछ ये देख, ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं और यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, और स्माइल भी करते हैं, अपनी शक्ल तो सबको पसंद होती है ना, ओके। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ खड़े होते हैं भाई, है ना, यहाँ पर लाइट आती है हमारी तरफ, मिरर में जाती है, वापस हमारे आंख में पड़ती है, हमको हमारा शक्ल दिखाई देता है, ठीक है। तो भाई मिरर ऐसे दिखाऊंगा मैं, ये समझ में आया सबको, मिरर को दिखाने के लिए, ये सब तो बाकी एक्स्ट्रा चीज है, ये समझ जाओ, जहां पर भी मैंने ऐसे डैश 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 बनाया पीछे तरफ, वो हो गया पॉलिश सरफेस, और उसके अपोजिट साइड वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये मिरर मैंने बना दिया, ठीक। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये बोलता है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट आई और जहां पर पड़ी उस पॉइंट को मैं ओ दे देता हूं, और जो आ रही थी उसको ए दे दिए, तो मेरा जो एओ लाइन है, जो रे आ करके लग रही है, उसको मैं बोलता हूं इंसिडेंट, क्योंकि आके इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, जो रे आ रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये टकरा के वापस भी जा रही है, वापस भी जा रही ना, कुछ ऐसा जाएगी, देखो ऐसे जाने दो, लाइट कितना स्पीड से ट्रेवल करता है बता दिया हूं ना, 3 × 10⁸ ऐसे करके। तो ये जो लाइट टकरा के वापस जा रही है बी, ओ बी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, सो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ओबी। जिस पॉइंट पर आकर के लग रही है वो सरफेस पर, ये मेरा सरफेस है ऐसे करके, है ना, उस सरफेस पर जिस पॉइंट, जो पॉइंट बनाया है यहाँ पर, है ना, ये, उस पे मैं ऐसे इस पॉइंट पर ऐसे करके वो रख देता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन, जो कि वो सरफेस से कितना डिग्री एंगल बना रही है। नेक्स्ट टर्म इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल का मतलब समझ आ गया, नॉर्मल इज ए लाइन विच मेक्स 90 डिग्री विद द सरफेस। ये जो मिरर है ये ऐसा है, इस सरफेस से कितना 90 डिग्री बनाता है, वो लाइन नॉर्मल कहलाएगा। अब ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का डेफिनेशन, आई पता सबको होता है, बोल देते हो लिख लेते हो, पर समझते नहीं। एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे
एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है, पर जब पूछते हैं ना फिर बता नहीं पाते। आई बताओ यहाँ पर तुम, इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा, देखो एंगल कब बनता है, दो लाइन के बीच में बनता है, दो लाइन के बीच में बनता है ना एंगल, ठीक है। वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको हम आई बोलेंगे, ठीक है। और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और आई के बीच में बनेगा उसको आर बोलेंगे, ठीक है। आई और आर का मतलब समझ आ गया, ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है, उसके पहले मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म कर दूंगा, 4 मिनट बचे। आई और आर, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द, दिखाई दे रहा ना, इन द सेम प्लेन। ये टर्म यहां पर जो प्लेन आता है ना, इसको समझो प्लेन क्या होता है। अगर इस बोर्ड के मैं इस लाइन को बोलता हूं एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर के जो एरिया बन रहा है उनमें कंटेन्ड एरिया ये बोर्ड हुआ ना, ये बोर्ड मेरे लिए एक प्लेन, ठीक है, प्लेन। तो अगर मैं बोलता हूं ये रे ऑफ लाइट एक्स वाई प्लेन पे आ रही थी, मतलब इस बोर्ड पे आ रही थी, मतलब इससे चिपक के आ रही थी, ऐसे करके है, ऐसे आई, तो इंसिडेंट रे अगर ऐसे बोर्ड से चिपक के आई है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से चिपक के जाएगी, मतलब ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा बाहर नहीं आ जाएगा या बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा। मतलब अगर वो बोर्ड से चिपक के आ रही है इंसिडेंट रे, वो बोर्ड से चिपक के जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, ये नॉर्मल भी इस बोर्ड पे ही लाई करेगा। वो जो बोलने का मतलब जो हिंदी में समझाया वही चीज यहाँ पर लिखा है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन मीन्स द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एसोसिएटेड जो है ये सभी एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो। सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपके तरफ नहीं आएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ये बराबर ऐसे ही रहेगी, मतलब जैसे जिस प्लेन पर आई थी उसी प्लेन पर ये जाएगी भी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ओके। ये होता है मतलब ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो दिस इज व्हाट वी हैव द स्टेटमेंट फॉर first law of reflection, the incident ray, the normal and the reflected ray to the point of incidence all lie in the same plane. This is what is the definition for फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब आ जाते हैं जल्दी से, आज की क्लास के अंदर हो जाएगा। सेकंड बना देते हैं इसको, एस टी हटा के एंड लगा देते हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल, स्वीट, शॉर्ट। आई लाइक दिस स्टेटमेंट वेरी मच। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, खत्म। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, पढ़ते हैं इसको, देखो। What is angle I? Angle of incidence. What is angle R? Angle of reflection. क्या बोलता है? The angle of incidence, the angle of incidence is always, ALWAYS, always equal to क्या? Angle of reflection. ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इज इक्वल टू आर। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। समझ आया सबको?